है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, ये वाली हमारी यूनिट रहेगी। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? एट होम, होम यानी कि घर से, फैमिली से कैसे सोशलाइजेशन होता है। इसमें टॉपिक रहेंगे आपके, 4 टॉपिक हैं इसके अंदर। एट होम, फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस, पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इम्पैक्ट, ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज, सोशलाइजेशन एंड द कम्युनिटी, नेबरहुड, एक्सटेंडेड फैमिली, रिलीजियस ग्रुप and their socialization function, mutual dependence of man and society. At school, impact of entry to school, relation between school and society, value formation in the context of schooling, role of schooling in developing national सेक्युलर एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यू। और लास्ट टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग इंटरफेरेंस बिटवीन होम, कम्युनिटी एंड स्कूल। ठीक है, तो ये पूरी हमारी यूनिट रहेगी। और आपको मैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, एट होम, फैमिली एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, घर पर सामाजिक संस्था के रूप में परिवार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली? फैमिली क्या होती है? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था के रूप में परिवार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो फैमिली होती क्या है? जो फैमिली शब्द है वह लेटिन भाषा के फैमुलस से हुआ है। ठीक है, इसका ये कहाँ से निकल के आया है? लेटिन वर्ड फैमुलस से। और इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे, दादा दादी सभी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या है? फैमिली बोला है। और फैमिली क्या है? एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है जो क्या है? प्रत्येक समाज में शामिल है। ठीक है, परिवार को क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है जो मनुष्य की निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त संगठन है। ठीक है, एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, बच्चे सभी शामिल होते हैं। और ठीक है, और जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारी फैमिली वाले ही हमारे बारे में सोचते हैं, पड़ोसी नहीं सोचते। ठीक है, यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो हमारे सबसे पहले हमारी फैमिली पूरी करती है, बाद में हम अपने नेबरहुड में। देखो, सोशलाइजेशन हमारा नेबरहुड से भी होता है, हमारे पूरे इन्वायरमेंट से होता है, लेकिन सबसे पहला जो बच्चे का जो स्कूल होता है वो उसकी फैमिली होती है। ठीक है, बच्चा जो कुछ सीखता है, जो आचरण, जो बिहेवियर वह अपने बड़ों से देखता है वह अपनी फैमिली में सीखता है। ठीक है, तो उसका सबसे पहला गुरु उसकी माता होती है। ठीक है, और अब उसके घर वाले होते हैं जिससे बच्चा सारी चीजें सीखता है। तो यहाँ पर हम क्या है, पूरा का पूरा फैमिली के बारे में ही बताएंगे। यहाँ पर अलग अलग लोगों ने क्या है, अलग अलग यहाँ पर अपनी अपनी डेफिनेशन दे रखी है कि परिवार क्या होता है। तो जिसमें से जिसकी भी डेफिनेशन आपको इजी लगे आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर है एक बिल्स एंड हाइजर के अकॉर्डिंग, द फैमिली में बी डिफाइंड एज ए सोशल ग्रुपिंग द मेंबर्स ऑफ विच आर यूनाइटेड बाय बोन्स ऑफ किनशिप। ठीक है, यानी कि परिवार क्या है? एक ऐसी सामाजिक समूह है जिसके सदस्य रक्त के संबंधों द्वारा परस्पर आबद्ध होते हैं। यानी कि एक ऐसा ग्रुप है जहां पर ब्लड रिलेशन वाले सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। ब्लड रिलेशन हो गए आपके, ठीक है, जैसे मम्मी पापा आपके, आपके दादा दादी, बच्चे जितने भी हैं वो सब। उसके बाद बताया गया है, यानी कि अलग अलग जिसकी आपको इजी लगे फैमिली की डेफिनेशन उसकी आप कर लेना। अब इसमें बताया गया है करेक्टरिस्टिक्स क्या है एक फैमिली की, एक परिवार की, एक सामाजिक संस्था के रूप में क्या क्या विशेषताएं हैं वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। क्या क्या विशेषताएं हैं भाई परिवार की? एक तो बताया है यहाँ पर रिलेशनशिप है भाई, विवाह संबंध है, माता पिता है, उनकी संतानें हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम बताया गया है, आर्थिक व्यवस्था बताई गई है, ए फॉर्म ऑफ मैरिज, विवाह का एक स्वरूप, वंश नाम की व्यवस्था, सामान्य निवास, कॉमन हैबिटेशन। ठीक है, यूनिवर्सैलिटी, इमोशनल बेसिस होता है, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं, लिमिटेड साइज होता है, न्यूक्लियर पोजीशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स होती है, सोशल रेगुलेशन होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी नेचर ऑफ फैमिली होता है। ठीक है, ये यहाँ पर बताए गए हैं।
13-14 बताए हैं, 5-6 आपको यहाँ पे करने हैं। अब इनमें से जो आपको छोड़ने हैं देख लो। एक तो रिलेशनशिप वाला लिख देना कि हमारे यहाँ पर परिवार में क्या है, लोग आपस में रिलेशनशिप में हैं, यानी कि पुरुष स्त्री और उसके बाद उनकी संतानें, माता पिता, इस प्रकार बच्चे अपने माता पिता से रिलेटेड है, दादा दादी से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बाद बीच में ये है ना, ये जो फॉर्म ऑफ मैरिज, विवाह का एक स्वरूप, इसको कट कर देना। सिस्टम ऑफ नोमेकल्चर ये भी कट कर देना। सीधा आ जाना जो मेन पॉइंट है, एक परिवार कैसे सामाजिक संस्था के तौर पर आपकी विशेषता बतानी है भाई, ठीक है। आपकी नहीं, सॉरी, एक परिवार की सामाजिक संस्था के तौर पर विशेषता बतानी है। तो एक तो सभी हमारे परिवार में जितने भी हमारे साथ ब्लड रिलेशन वाले हैं वो सारे रहते हैं। दूसरा, हमारा परिवार हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि एक बच्चे का भरण पोषण उसका परिवार ही करता है, उसकी फैमिली ही करती है। तो किसी न किसी तौर पर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम हम अपने परिवार में ही देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी बैकबोन क्या है, हमारा परिवार है। अगर मान लीजिए आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, आप एक दफा अगर जॉब छोड़ भी दे देते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका इकोनॉमिक सिस्टम आपकी फैमिली है। अब जैसे क्या था, कोरोना में आया तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, मान लीजिए। तो उनका क्या था, उनके पास इकोनॉमिक सिस्टम के तौर पर उनकी फैमिली थी। फैमिली में क्या है, किसी ने कुछ जमा कर रखा था, किसी ने कुछ जमा कर रखा था, वो उनका वहां पे काम आया। दूसरा क्या है, कॉमन हैबिटेशन। कॉमन हैबिटेशन यानी कि परिवार के सभी सदस्य क्या है, एक ही जगह पर क्या है, निवास कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब क्या है, सार्वभौमिकता। जो हमारी फैमिली है वो एक यूनिवर्सल यूनिट्स है, क्योंकि संसार में प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में फैमिली पाई जाती है, ठीक है। इसे हर जगह है वही फैमिली, सार्वभौमिक परिवार। कहीं पर न्यूक्लियर फैमिली है और कहीं पर जॉइंट फैमिली है, ठीक है। इमोशनल बेसिस, हमारे भावनात्मक जो आधार है, ठीक है, हमें जो भावनाएं मिली हैं वो हमारी फैमिली से हमें मिली है। जैसे हमें किसी के ऊपर दया दिखानी है, अगर हमारी फैमिली में काइंडनेस है तो बच्चा भी वही सीखेगा, दूसरों की हेल्प करना सीखेगा। अगर किसी की फैमिली में क्या है, कोई व्यक्ति क्या है, ज्यादा गुस्सा करने वाला होता है, तो बच्चे भी क्या है, उसी तरह उसका नेचर हो जाता है, वो भी गुस्सा करने वाले, कट्टर वैसे हो जाते हैं, ठीक है। जिसके परिवार में मान लीजिए बचपन से ही जो बच्चा पूजा पाठ देख रहा है, वो बच्चा क्या है, उसकी प्रवृत्ति धार्मिक हो जाएगी। जिस घर में क्या है, पेरेंट्स क्या है, किसी भी भगवान को नहीं फॉलो करते, तो बच्चा भी वैसे ही हो जाता है। तो हमारा इमोशनल जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से तय होता है, हमारी फैमिली से तय होता है। उसके बाद बात आती है फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, हमारा रचनात्मक जो प्रभाव है वो भी कहाँ से मिलता है, हमें हमारे फैमिली से मिलता है। हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारी हैबिट्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारी कहाँ से मिलती हैं, हमें हमारी फैमिली से मिलती हैं। उसके बाद क्या है, हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जो भावना है वो भी हमें कहाँ से मिलती है, हमारी फैमिली से मिलती है। यानी कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, बच्चे बचपन से ही देखते हैं, तो क्या कर रहे हैं वो, तो बच्चों के अंदर भी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की जो आदत है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। उसको पता है कि हमें कहाँ पर क्या करना है, किस काम की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है और किस काम की जिम्मेवारी दूसरे के ऊपर है। सोशल रेगुलेशन हमें क्या, हमारी फैमिली सिखाती है कि समाज में क्या नियम है, क्या प्रथाएं हैं, क्या रूढ़ी है, क्या हमारी संस्कृति है, किस तरीके से हमें रहना है। तो सोशल कंट्रोल क्या है, हमारा सोशल रेगुलेशन हमारी क्या है, हमारी फैमिली सिखाती है। चाहे हम देख लीजिए, अब हम कितने भी बड़े पद पे, अब जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं टीचर हूँ, यहाँ से बाहर निकलते ही मेरे सिर पे पल्लू हो जाता है, एटलीस्ट गांव में घुसते ही मेरा घूंघट निकल जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, कहाँ से सीखी हमने, हमारी फैमिली ने हमें सिखाई, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, अब मेरा ससुराल है तो मैं ऐसे नहीं जा सकती। तो ये सारी चीजें जो सोशल रेगुलेशन है वो भी हमें कौन सिखाता है, हमारी फैमिली सिखाती है। दूसरे बात आगे क्या है, परमानेंट और टेम्परेरी नेचर ऑफ फैमिली। एक इसमें क्या है, अधिकांश समाज में समिति अपेक्षा अब क्या है, हमारा नेचर टेम्परेरी है या परमानेंट है, ये भी क्या है, हमारी फैमिली से ही हमें आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो क्या है, फैमिली का रोल है एक सोशल इंस्टीट्यूशन में, यानी कि एक सामाजिक संस्था के तौर पर भी हमारा परिवार अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम।
ठीक है, इसमें तो आप खुद भी एक फैमिली में ही रहते हो, अपने आप भी लिख सकते हो फैमिली में क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्या था ये हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशंस, ये आ गया हमारा फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आती है पेरेंटिंग स्टाइल। अब आपके ना फैमिली के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैम आपके पास कौन सी बुक है? बेटा मेरे पास तो ये वाली बुक है, लक्ष्मी की, लक्ष्मी पब्लिकेशन की है, लेकिन आप लोगों की थोड़ी सी पतली बुक है। मेरी बुक में ये पेज नंबर 158 पे दे रखा है। ठीक है, अब ओके देखो, मैम। तो फैमिली के क्या क्या रोल है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर इसमें दे दिया टाइप ऑफ फैमिली, आप टाइप ऑफ फैमिली बता सकते हो। अगर हम सिंपल भाषा में देखा जाए तो क्या है, टू टाइप्स की हम फैमिली देखते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली है और एक ज्वाइंट फैमिली है। ठीक है, उसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हो तो अपने आप लिख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एकल परिवार और ज्वाइंट को संयुक्त परिवार। उसके बाद इन्होंने बता दिए फंक्शन ऑफ फैमिली, फैमिली के क्या क्या काम है। एक सार्वभौमिक कार्य है, साइकोलॉजिकल फंक्शन हो गए, बालक के समाजीकरण, सोशल फंक्शन हो गए। देखो भाई हमारी फैमिली के क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है। एक तो बच्चे का सोशलाइजेशन फैमिली से हो रहा है। ठीक है, एक सोशल सिक्योरिटी हमें हमारी फैमिली से मिल रही है। जीवन साथी का चयन करने में भी सहायता करती है हमारी फैमिली। सोशल कंट्रोल, ये अभी पॉइंट समझाया था मैंने, सोशल कंट्रोल भी हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। एक इकोनॉमिक फंक्शन भी हमारे लिए इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी हमारी फैमिली तैयार करती है। ठीक है, एजुकेशनल फंक्शन, हमारे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी है वो हमारे माँ बाप ने ही हमें दिया। ये तो है नहीं कि हम बच्चे पैदा होते ही हमारे पास इतना पैसा आ गया, आपने कमा लिया कि हम खुद नहीं, हमारी जो पढ़ाई लिखाई वो हमारे माँ बाप ने करवाई है और उनके दम पे ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद है एजुकेशनल फंक्शन हो गया। कल्चर फंक्शन, हमारी संस्कृति क्या है, क्या रीति रिवाज है, क्या परंपराएं हैं, ये सारी चीजें हमारा परिवार हमें सिखाता है। धार्मिक कार्य है, उसके बाद क्या है आपके मनोरंजनात्मक कार्य, सोशल कंट्रोल और ह्यूमन, आपकी मोरल वैल्यूज भी क्या है आपकी फैमिली आपको सिखाती है। ठीक है, ये फैमिली के कार्य दे रखे हैं। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके फैमिली से रिलेटेड, इतना ज्यादा गहराई से इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। बार बार उन्हीं को क्या कर रही है, रिपीट करते जा रहे हैं कि परिवार क्या है, परिवार के ये लिख दीजिए। ठीक है, अब फैमिली वाला कंप्लीट है टॉपिक। उसके बाद आते हैं हम पेरेंटिंग स्टाइल पे। पेरेंटिंग स्टाइल वाला निकाल लीजिए। फैमिली नहीं बताओ, पूछ रहे मैम साइको फैमिली के बारे में। क्या, साइको फैमिली जो लिखा है अभी? कहाँ लिखा है साइको फैमिली? नहीं लिखा है। ना बेटा, मेरे में तो नहीं लिखा साइको फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बोला था मैंने। ठीक है। यानी कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एकल परिवार जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे, और एक होता है संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, जिसमें पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहता है, वो होता है संयुक्त परिवार। वो साइको नहीं बोला था मैंने, संयुक्त बोला था। ठीक है, संयुक्त परिवार। और एक होता है एकल परिवार जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, जो आप ऑलमोस्ट सिटीज में आप जो ट्रेंड देख रहे हो। ठीक है। अब देखो, अब बात आती है पेरेंटिंग स्टाइल की। पेरेंटिंग यानी कि हमारी परवरिश किस शैली के आधार पर हुई है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पेरेंटिंग, मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटिंग, पेरेंटिंग क्या होता है। पेरेंटिंग यानी कि किस तरीके से, किस माहौल में हम पले बड़े हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, परवरिश कहलाती है। यानी कि हमारे माता पिता ने किस तरीके से हमारी देखभाल की है, वो क्या कहलाती है, हमारी परवरिश कहलाती है। ठीक है, पेरेंटिंग, पेरेंटिंग, परवरिश शब्द को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग किया गया है। ज्योति एक बार पढ़ इसको, पेरेंटिंग स्टाइल वाले में पेरेंटिंग का मीनिंग पढ़, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके मैम। पेरेंटिंग स्टाइल, परवरिश शब्द को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। मानव के संदर्भ में परवरिश शब्द बालक के जैविकीय माता पिता के द्वारा की जाती है। इस परवरिश में सरकार और समाज भी योगदान करते हैं। पेरेंटिंग मतलब परवरिश किसी बालक को जन्म से प्रौढ़ अवस्था
या फिर वयस्क अवस्था तक खड़ा करने और उसे शिक्षित करने की प्रक्रिया है। यह सामान्यतः परिवार में माता पिता द्वारा की जाती है। जब माता पिता ऐसी देखभाल करने के योग्य नहीं होते या इच्छुक नहीं होते, वहां पर यह देखभाल या फिर परवरिश निकट के संबंधी दादा दादी, नाना नानी या अनाथालयों द्वारा की जाती है। परवरिश का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? माता पिता द्वारा बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना, बच्चों की खतरों से सुरक्षा करना, बच्चों के सांस्कृतिक मूल्य, कौशलों आदि को प्रदान करते रहना, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि वह लीगली तरीकों से वयस्क अवस्था में अर्जित नहीं कर जाते। मतलब कि बच्चा जब तक अडल्ट नहीं हो जाता, जब तक उसको अपने बारे में वो खुद मतलब डिसीजन लेने के लायक नहीं बन जाता। इस प्रकार परवरिश को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्राकृतिक माता पिता द्वारा बच्चे का ध्यान रखकर पालन पोषण और सुरक्षा करते हुए माता पिता की भूमिका निभाना ही परवरिश कहलाती है। मैम, हेलो। लगता है मैम चली गई। अरे शिल्पी बेटा, इसको ना माइक को ऑफ कर लो। ठीक है बेटा, ज्योति ने पढ़ाया, मैं अभी वॉशरूम गई थी एक बार। समझ में आया है क्या बताया परवरिश क्या होती है? यस मैम। अब मुझे बताओ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा या पढ़ लोगे परवरिश को क्या होती है? पेरेंटिंग। हाँ जी, पेरेंटिंग क्या होती है? जो हमारे परिवार में माता पिता द्वारा की जाती है। जब माता पिता देखभाल करने के योग्य नहीं होते या इच्छुक नहीं होते हैं, तो ये क्या है? ये परवरिश निकट संबंधी आपके दादा दादी, नाना नानी या अनाथालयों के द्वारा की जाती है। परवरिश का मतलब होता है, पेरेंटिंग का मीन्स होता है कि माता पिता द्वारा अपने बच्चे की जितनी भी नीड्स हैं उनको पूरा करना, उनको सेफ्टी देना, बच्चों को क्या है सुरक्षित करना, बच्चों को सांस्कृतिक मूल्य, उनकी स्किल्स आदि सिखाना बच्चे को, ठीक है, ताकि वे क्या है उनको क्या है कल्चरल वैल्यूज सिखाना उन्हें, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो परवरिश माता पिता द्वारा बच्चे का ध्यान रखना, पालन पोषण करना, उसको सुरक्षा देना, इन सभी की जिम्मेवारी निभाना क्या कहलाती है? आपकी पेरेंटिंग कहलाती है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ठीक है। अब जो यस आपकी मैम। पेरेंटिंग स्टाइल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक बच्चे के ऊपर। देखो, हर एक बच्चे के माता पिता का स्वभाव अलग होता है, हर एक बच्चे के घर का इन्वायरमेंट अलग होता है। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपकी 3 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल हम यहाँ पर अपनाते हैं। एक होती है अथॉरिटेटिव स्टाइल, ठीक है, एक होता है आपका परमिसिव स्टाइल, और सारों में अथॉरिटेटिव। एक मिनट रुको बेटा। और स्वतंत्रता भी दी जाती है जरूरत पड़ने पे। और एक होती है उपेक्षात्मक, जिसमें कि बच्चों को कोई मतलब पेरेंट का कोई ध्यान ही नहीं होता बच्चे पे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, पढ़ाई करी है नहीं करी, ये। चलिए, हाँ जी। अब देखो हमारे यहाँ पर क्या है, 3 टाइप्स की अगर बेसिकली देखा जाए तो पेरेंटिंग स्टाइल में जो बोमरिंद है उन्होंने 3 प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल यहाँ पर दिए हैं। एक तो फर्स्ट है आपका बैलेंस पेरेंटिंग, ठीक है, बैलेंस पेरेंटिंग बोला इसने, असर्टिव डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग बोला है, या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भी इन्होंने बोला है। एक बोला है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, और एक बोला है इन्होंने परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। तो इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे। सबसे पहली है जिसको आप
साधिकारात्मक परवरिश शैली बोलते हो, बैलेंस पेरेंटिंग बोलते हो, ठीक है। बैलेंस पेरेंटिंग इसे कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? जो आपके इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वे अपने बच्चों की भावनाओं को समझते हैं, बैलेंस रखते हैं, बच्चों से पूछते हैं भाई आज स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपनी भावनाओं को भी बताते हैं, ठीक है। ऐसे पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसे जो बैलेंसिंग पेरेंट होते हैं वे बच्चे को स्वतंत्र भी रखते हैं, ठीक है। कुछ कार्यों पर तो उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं और कुछ चीजों के लिए उनको फ्री छोड़ देते हैं कि आप खुद करो, ठीक है। इस तरह के पेरेंट्स क्या है, बच्चों के प्रति वार्म और पोषण प्रदान करने वाले पेरेंट्स होते हैं। ये पेरेंट्स बच्चे को कभी सख्ती से कंट्रोल करते हैं और कभी प्यार से, ठीक है। ये अपने बच्चे को अपने निर्णय स्वयं लेने के योग्य बनाते हैं, उनसे रीजने तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है। इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वे मैच्योरिटी की मांग कर रहे हैं, सीमाएं निर्धारित कर देते हैं, लेकिन जब बच्चे को दंड देते हैं तो माता पिता दंड देने के पीछे अपना मोटिव भी स्पष्ट कर देते हैं। यानी कि इस तरह के पेरेंट्स जब बच्चे को डांट लगाते हैं या उसकी मान लीजिए जोरदार पिटाई कर दी तो उसको बाद में समझाएंगे कि तेरी पिटाई ना इस कारण से हुई है, आपने ये गलती की, इन फ्यूचर अगर आप गलती करोगे तो आपका ही उसमें लॉस है। यानी कि पहले तो पिटाई कर दी और फिर प्यार से उनको समझा देंगे, जिससे बच्चा क्या है बैलेंसिंग रहेगा, उसको अपने पेरेंट से नफरत नहीं रहेगी। तो ये होते हैं बैलेंस्ड पेरेंट, इनको बोलते हैं, ठीक है। साधिकारात्मक परवरिश शैली, ठीक है। इसको बोला है असर्टिव डेमोक्रेटिक, ठीक है। ऐसे माता पिता बच्चे की आयु के अनुरूप उनके साथ बिहेवियर करते हैं, मैच्योर व्यवहार करते हैं और क्या उनको स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अब और क्या बताया है इसमें, दृढ़ होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। इसमें निम्न आय वाले परिवारों में शारीरिक दंड अधिक दिया जाता है और जो संपन्न परिवार होते हैं उसमें निम्न आय वाले बच्चों में साधन संपन्न परिवारों की अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं। लेकिन पारिवारिक आय और अन्य स्वतंत्र चरों पर कंट्रोल, शारीरिक दंड, देखो भाई इसमें बताया गया है जो दंड दिया जाता है वो तो कहाँ है, मान लीजिए लोअर इनकम वाले जो पेरेंट्स है वो क्या है, वो डांट फटकार लगाते हैं, बच्चे को मारते हैं, बस ऐसा करते हैं, लेकिन बाद में उनका भी बिहेवियर कैसा अपने बच्चे के प्रति अच्छा है, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट वाली पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है, जिसमें बैलेंस करके चलते हैं, आपसे प्यार भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं आपको, ठीक है। दूसरी आती है आपकी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, सत्तावादी, जिसमें बच्चे क्या है, कुछ के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने मान लीजिए या तो पापा ऐसा मिलेगा सख्त जिसके सामने बच्चे डरते होंगे, जाने से भी डरते होंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप की परवरिश है जिसमें क्या होती है, सिर्फ बच्चे को क्या है रूल्स दे दिए जाते हैं, इस गाइडलाइंस को फॉलो करो, ऐसे नहीं किया तो तुम्हें डांट लगेगी, ऐसे, ठीक है। मतलब हमेशा बच्चे के ऊपर रूल्स थोपते रहते हैं वे, ठीक है। इस टाइप की ये पेरेंटिंग स्टाइल होती है। इसमें क्या है, विशेषताएं क्या बताई है, इसमें पेरेंट्स अपने बच्चे से अपेक्षाएं बहुत करते हैं। मान लीजिए बच्चा तो 50% के लायक भी नहीं है और पेरेंट्स की ये उम्मीद है कि हमारा बच्चा तो साइंस साइड लेगा और पता नहीं क्या बन के दिखाएगा। तो इस तरह के पेरेंट्स अपने बच्चे को जबरदस्ती क्या करवाते हैं, वो सब्जेक्ट दिलाते हैं जिसमें बच्चे की रुचि भी नहीं है, तो बच्चा डर के मारे वो सब्जेक्ट लेता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका सत्तावादी परवरिश शैली का। इसमें क्या है, माता पिता अपने बच्चे की आवश्यकताओं के लिए रिस्पॉन्सिव होती हैं, बल्कि बच्चे के साथ आवश्यकता पर बहस करने की बजाय उसे थप्पड़ मार देते हैं। इसमें क्या है, देखो पेरेंट्स अपने बच्चे की सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसको खाना नहीं दे रही है, जरूरतों को सबको पूरा कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को सुनेंगे नहीं, थप्पड़ लगाएंगे सीधा, ठीक है। इस प्रकार की जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें सोशल कॉम्पिटेंसी कम होती है, माता पिता उसे स्वयं चुनने की बजाय खुद सारी चीजें उसके लिए चुनते हैं। यहाँ पे तो बच्चे को क्या है, पढ़ने में अपना स्ट्रीम चुनने का भी अधिकार नहीं देते, वो भी पेरेंट्स ही बताएंगे कि भाई ये लेना है आपको, ठीक है। दूसरी बात और क्या बताई, बच्चे को क्या है अपनी अपेक्षाएं बलपूर्वक थोपी जाती हैं, तब बच्चा क्या है इसमें विद्रोह करके भाग भी जाता है। फोर्सफुली क्या है उनको कहा जाता है बेटा आपको तो यही लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार की जो पेरेंटिंग स्टाइल्स होती है उसमें हाई डिमांडिंगनेस और लो रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, सेकंड वाला पॉइंट क्लियर है? यस मैम। मैम किसी और बुक में से पढ़ा रहे हो क्या आप? हाँ जी, जेबीटी में से? जेबीटी वाली में से पढ़ा रही हूँ।
लगा ही था। नहीं, मुझे इसमें ईज़ी लगा क्योंकि ये मैंने पढ़ाया था उनको, तभी तो मैं बोलती हूँ आधी बार तुम्हें ये मैंने पढ़ा रखा है। अरे तुम्हारा सिलेबस ना सुबह उनको पढ़ा रही होती हूँ, शाम को तुम्हें ये टॉपिक पढ़ा रही होती हूँ। अब तो मेरा ऐसा मन करने लगा कंबाइन कर दूँ तुम्हारी क्लास, जो सेम टॉपिक हैं। नहीं मैम, इतनी जल्दी मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी। नहीं, सो के ही उठती हूँ मैं इतनी जल्दी तो। अरे मतलब 9:30 बजे की तो। बात मैं कर दूँगी फिर। हाँ। मतलब ऐसा ल देखो ये कल वाला जो टॉपिक पढ़ा रही थी ना मैं, वो भी मैंने इसमें से ही निकाला था तुम्हारा, जो क्लास ठीक पास्ट है, वाला है और ना। क्या, समझ में आना चाहिए, कहीं से पढ़ो, आपकी वाली बात है। हाँ, समझ में आना चाहिए, मैं तो कभी बोलती ही नहीं तुम्हें। अब मैं मेरी पीएचडी की है, देखो जैसे बुक्स अवेलेबल। अब देखिए भई, आगे है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत सॉफ्ट वाले पेरेंट्स होते हैं। पता नहीं भई ये हमारे तो थे नहीं, बहुत सॉफ्ट वाले पेरेंट्स होते हैं। लो डिमांडिंगनेस होती है उनकी, हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है। ऐसे माता-पिता बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं। भई बच्चे के मुँह में से निकालने से पहले सामान अवेलेबल हो जाता है। ठीक है? इस टाइप के पेरेंट्स, ठीक मैम है? है आजकल, मैं अपनी भी बात बताऊं कि जरा सा लगता है ना कि टीवी में मतलब जिनी ने कुछ देख लिया, मैं कहूंगी, मैंने कहा आज ये लाते हैं इसके लिए। मैम आजकल क्या है ना, मतलब कम बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है, उसमें ऐसा लगता है ये भी दे दो वो भी दे दो, पता नहीं। लेकिन मैम सच बताऊं, इतने ज्यादा बिगड़ैल हो गए हैं, बिरच जाती है, जमीन पे लेट जाती है, भैया ये चाहिए तो चाहिए अब। सही में पेरेंट की तो गलती होती देखो, है वो। मैं तो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में नहीं हूँ बिल्कुल भी। ना मेरा सॉफ्ट नेचर, मेरे बच्चों के लिए मेरा नेचर बहुत हार्ड है। सच बताऊँ मैं, आप लोग बात करते हैं हम परमिसिव पेरेंट्स की, जिसको क्या बोला गया है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं ये पेरेंट्स, इनकी अपने बच्चों से कोई डिमांड ही नहीं होती, ठीक है? रिस्पॉन्स, हाईली रिस्पॉन्स होता है इनका। हाईली रिस्पॉन्स का मतलब बच्चे ने एक बार बोल दिया ना मुझे ये चीज़ चाहिए, तो 10 चीज़ें ला के देंगे उनको। ऐसे माता-पिता बच्चे की आवश्यकताओं के प्रति ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं। कभी-कभी वे अपने समान नियम लागू करते हैं। बिगड़े हुए बच्चों के अक्सर माता-पिता ऐसे ही होते हैं, यानी कि ऐसे में उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, ठीक है? अब तो देख लेना तुम कौन-सी पेरेंटिंग स्टाइल अपनाओगे। मैम आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है ना जेंटल पेरेंटिंग वाला, लेकिन जेंटल सच बताऊं मैम, बस की नहीं है जेंटल पेरेंटिंग करके। जेंटल में ये है ना मैम, प्यार से समझाओ, अरे भाई बच्चा एक ही चीज को बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, मेरा तो मैम हाथ उठ जाता है सच बताऊं। सब ठीक है। मेरे को घर में ये कहते हैं कि उठ उठ कैसे जाता है। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है आपका बच्चे बिगड़ना इसी में, इसी पेरेंटिंग स्टाइल में, क्योंकि पेरेंट्स क्या है बहुत सॉफ्ट है, तो बच्चे इसका फायदा उठाते हैं और बच्चे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इस पेरेंटिंग स्टाइल, इसी को क्या बोलते हैं हम, इस शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो नॉन डायरेक्टिव और बिल्कुल सॉफ्ट प्रकार की ये आपकी पेरेंटिंग स्टाइल है। इसमें बच्चे के की जो है बच्चे से बहुत कम बिहेवियर एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं। परमिसिव पेरेंटिंग वह शैली होती है जिसमें माता-पिता ज़्यादा अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। अपने बच्चे से वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की इस स्टाइल में बच्चों की आवश्यकताओं, उनकी इच्छाओं के प्रति रिस्पॉन्सिव होते हैं और उन्हें पूरा न्यूट्रिशन ये लोग देते हैं, ठीक है? यानी कि 1 मिनट के लिए भी अपने बच्चे को ये नहीं कि भूखा नहीं, उससे पहले ही उसको खिलाना-पिलाना शुरू कर देते हैं। परमिसिव पक्ष ये वाले पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्वयं को रेगुलेट करें या उपयुक्त ढंग से व्यवहार, इसके परिणामस्वरूप बच्चे क्या बिगड़ जाते हैं। यानी कि उनको रेगुलेशन सिखाने के लिए भी ये उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आते, जिससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब क्या है, बच्चे अधिक इसमें आवेगशील हो जाते हैं बच्चे, ठीक है? मिसकंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी कुछ समय के बाद जब वो एडोलसेंस में आते तो वो मिसकंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो क्या है उनको डांट नहीं रहे तो वो गलत चीज़ों में भी, ड्रग्स वगैरह में भी लग जाते हैं। इस प्रकार की परवरिश वाले बालक अपने व्यवहार को कंट्रोल करना नहीं सीखते। भाई कंट्रोल करना तो जब सीखेंगे ना, जब उन्हें बचपन से ही, कंट्रोल तब आता है जब बच्चे को दंड मिल जाता है। हर एक चीज़ प्यार से बच्चा नहीं सीखता। तो ऐसे क्या है, उनको अपना बिहेवियर ही कंट्रोल करना नहीं सीखते वे। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, फुल्ली उनको पूरी छूट होती है, ठीक है?
ऐसे बालक शीघ्रता से मैच्योर हो जाते हैं और किसी अन्य की सहायता के बिना जीवन यापन करने के योग्य भी हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों को क्या है, जब छूट दी है तो सारे काम वो सीख जाते हैं अपने आप। तो ये थी आपकी परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। ये 3 टाइप्स की पेरेंटिंग स्टाइल दी गई है। और 4th टाइप की स्टाइल ज्योति ने बताई थी, उदासीन परवरिश शैली, जिसमें पेरेंट्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपने आप नहा के स्कूल में जा रहा है, आने के बाद क्या उसने खाया क्या नहीं। और वाक्य में भी उदासीन परवरिश शैली आज भी मौजूद है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, देखो सारे तो नहीं हैं, 100 में से मान लीजिए 5-4 पेरेंट्स आज भी ऐसे हैं जिनको अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे क्या नहीं कर रहे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल, मेरी जो चाची है वो बिल्कुल भी नहीं देखती उसके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इस उदासीन परवरिश शैली का ही एग्जाम्पल है। तो अब देख लेना भाई आपकी परवरिश कौन सी शैली में हुई है, ठीक है। समझ में आ गया पेरेंटिंग स्टाइल वाला। यस यस मैम। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अब देखो बेटा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बच्चे का, ये तो बात हमने देखी नहीं, क्या इम्पैक्ट पड़ा इससे, जो अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल है इनका बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। मैम ये अगर मतलब पेरेंटिंग स्टाइल बच्चे की मतलब सब कुछ बैलेंस्ड होती है तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बच्चे पे। हाँ जी। अगर नेगेटिव तरीके से हुई है, चाहे उसमें ज्यादा छूट दे दी बच्चे को या चाहे ज्यादा दबा के रखा, तो उस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक में तो ये होगा कि बच्चा आत्मविश्वास रहेगा बच्चे में किसी भी कार्य को करने में, क्योंकि समय समय पर उसको डांटा गया है तो साथ में प्यार से सहलाया भी गया है कि किसी भी बात के लिए अच्छा व्यवहार होगा उसको उसका बड़ा होकर के, ठीक है। अनुशासन सीखेगा वो, शैक्षिक प्रगति भी होगी कि पेरेंट्स हैं कि भाई बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करा रहे हैं, खेल के टाइम पे बच्चे को खेलने का टाइम दे रहे हैं, उनके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चों में एक मतलब कहते हैं ना कौशल का विकास होता है। कई बार क्या होता है, ये चीज बच्चे के बाय बर्थ भी मिलती है, जेनेटिक उसमें भी मिलती है। कुछ क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को कुछ मतलब एक्टिविटीज के लिए अलग से क्या बोलते हैं इनकरेज करते हैं, जैसे डांस क्लास में डाल दिया बच्चों को, किसी लगा कि भाई पेंटिंग वगैरह का शौक है बच्चे को, तो उसमें क्या है कौशलात्मक विकास होता है बच्चे का, भावनात्मक संतुलन बना रहता है उसमें कि मतलब कोई भी चीज है, मतलब कुछ भी स्कूल में कोई होता है उसके साथ या घर पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी आस पड़ोस कुछ भी चीज है, उसका पेरेंट्स उसके साथ बातचीत करते हैं तो उसमें भावनात्मक संतुलन बना रहता है। कोई भी चीज है मतलब कहने का कोई भी बात है वो अपने पेरेंट्स से आके डायरेक्टली शेयर करेगा, ना हिचकिचाएगा, कुछ भी बात नहीं मतलब छुपाएगा नहीं। उसके बाद भाई बड़े होके, बेटे एक मिनट, बैठना नहीं है इस पे, तो बड़े होके बच्चा बेहतर इंसान बन सकता है। मतलब ये चीज सकारात्मक में आ गया। और नकारात्मक में मैम मैम मैं नहीं बोलूंगी अब वो आ गई है। और वही है मैम, मतलब कहने का जो हमने सकारात्मक में बताया उसका अपोजिट ही नकारात्मक है कि भाई शैक्षिक प्रगति नहीं होगी बच्चे की, बिगड़ा है तो भाई पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएगा, या फिर ज्यादा उसको दबा कर रखा गया है बच्चे का तो भी वो मतलब अपने पेरेंट्स की चॉइस के अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ता है तो भी नहीं प्रगति कर पाएगा वो। ये वही मैम जो मतलब आपका पॉजिटिव है उसको उसका अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा अगर बच्चे को ज्यादा छूट दी गई है या फिर ज्यादा उसको दबा कर रखा गया है तो। मैंने तो ये लिखा हुआ है। हाँ यही है बेटा। अब देखो भाई ठीक है। इसी में ना एक टॉपिक और दे रखा है, ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटिंग एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यू। ये इसी क्वेश्चन के साथ इन्होंने जोड़ा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इम्पैक्ट, डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यूज। यानी कि माता पिता की जो भी उपेक्षाएं हैं और जो भी मूल्य हैं उनके हस्तांतरण का वर्णन कीजिए। तो ये इन्होंने जस्ट मीनिंग पेरेंटिंग दे दिया और ये दे दिया, बस पेरेंटिंग स्टाइल में ही ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और इसमें बता दिया है कि पेरेंट्स की क्या क्या अपेक्षाएं हैं अपने बच्चों से, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या क्या वैल्यूज हैं, वो सारा इन्होंने इस पेरेंटिंग स्टाइल के थ्रू ही बताया है। जैसे आपकी जो अथॉरिटेटिव है उसमें पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, ठीक है।
और जिसमें आपका था जो बैलेंसिंग पेरेंटिंग है, उसमें पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो क्या है, वो बैलेंस में रहती है। वो उनको पेरेंट्स को जो एक्सपेक्टेशन है बच्चे उनको पूरा भी करते हैं, ठीक है। और जो आपकी परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें क्या होती है, बच्चे इसके साथ जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बिल्कुल भी लो एक्सपेक्टेशन इसके अंदर मानी जाती है, ठीक है। बस ये बात इसमें बताई गई है। और जो फोर्थ थी आपकी उदारवादी, उसको नेग्लेक्टफुल जो स्टाइल बोला है, लापरवाही, उसमें तो पेरेंट्स को पता ही नहीं उनका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उनको क्या है वहां पर एक्सपेक्टेशन का ही यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको एक ही क्वेश्चन बनाया गया है फर्स्ट पॉइंट को, समझ में आ गया। ये मैम इसमें ये है कि मतलब जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे से क्या अपेक्षाएं रखते हैं हाँ वो। जी, हाँ जी, वो वाला। ये एक ही क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने, जो फर्स्ट वाला है ना, एट होम, फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इम्पैक्ट, ट्रांसमिशन, एक ही क्वेश्चन है ये कि पेरेंट्स की क्या क्या एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों की, तो ये अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल में उन्होंने साथ साथ में बता दी। ठीक है मैम। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक सोशलाइजेशन, समाजीकरण। अब ये समाजीकरण वो तो था आपका फैमिली से, ठीक है, पहले वाला था फैमिली से और फिर उसकी पेरेंटिंग स्टाइल बताई। अब सबसे पहले आपको बताना है सोशलाइजेशन होता क्या है, और अलग अलग कम्युनिटी से इसकी बात की गई है। जैसे नेबरहुड से, आप अपने आस पड़ोस से कैसे सीखते हो, एक्सटेंडेड फैमिली, रिलीजियन ग्रुप हो गए, सोशलाइजेशन फंक्शन, म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मैन एंड सोसाइटी। ये पूरा इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो आप पढ़ोगे सोशलाइजेशन होता क्या है। तो सोशलाइजेशन से अभिप्राय उस प्रोसेस से है जिसमें बच्चा सामाजिक गुणों को सीखता है, ठीक है, कि उसे अपने समाज में कैसे व्यवहार करना है, कैसे एक दूसरे व्यक्ति के साथ हमें बातचीत करनी है, क्या हमारी परंपराएं हैं, क्या रीति रिवाज है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति का क्या होता है, एक डेवलपमेंट होती है एक सामाजिक प्राणी के तौर पर, ठीक है। समाज में रहकर समाज के रीति रिवाजों को, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है क्या तुम्हारे लिए बुरा है, जब ये सारी चीजें आप सीखते हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं, समाजीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो अब समाजीकरण में इन्होंने क्या क्या बताया गया है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस इम्पोर्टेंट प्रोसेस। देखिए पहले तो इसकी विशेषताएं देखिए। सीखने की एक प्रक्रिया है समाजीकरण, ठीक है। सीखने की एक प्रोसेस क्यों बताया गया है, क्योंकि आप जो भी वैल्यूज हैं, समाज के जो नियम हैं, जो व्यवहार है, वो आप यहीं से सीखते हो। तो सोशलाइजेशन को सीखने की प्रोसेस माना है। ये लगातार चलता रहता है, आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, कभी कहीं से कभी किसी से, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, ये हमारी सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कल्चर एसिमुलेशन, संस्कृति को आत्मसात करने वाली भी एक प्रक्रिया है। ये समाजीकरण की प्रोसेस के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। यानी कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सीखते हैं, सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है। अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं समाज में रहकर सोशलाइजेशन के जरिए, ठीक है। अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको सीखते हैं, अपनी इच्छा, हमारी क्या क्या डिजायर्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, इनको फुलफिल भी हम अपने समाज से ही करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें बताई गई है सोशलाइजेशन के लिए। और प्रोसेस कैसे होती है, सोशलाइजेशन होता कैसे है आपका। सबसे पहले तो आप इमिटेशन करते हो, अनुकरण, जैसे छोटे बच्चे को देखना वह आपको देखेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या होता है, इमिटेशन होती है, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस होती है, सुझाव होते हैं, सिंपैथी होती है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले इमिटेशन हो रहा है, समाजीकरण की अनुकरण किया जा रहा है। बालक आमतौर पर समाज में जो बड़े व्यक्ति हैं उनके व्यवहार का अनुकरण करते हैं और खुद वही बिहेवियर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दूसरा है हमारा पालन पोषण से संबंधित विधियां, कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल हमने अपनाया है।
बच्चा कौन से पेरेंटिंग स्टाइल में पला बड़ा है, तो वहाँ से वह जिस तरीके से वह मान लीजिए अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में पला बड़ा है, तो बच्चे के अंदर क्या है, क्रोध की भावना, विद्रोह की भावना उसके अंदर जन्म लेगी, ठीक है, और उसका बिहेवियर भी बड़े होके ऐसा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सुझाव, सजेशन दिए गए हैं। सजेशन है यानी कि बच्चे को हम समय समय पर सुझाव देते रहते हैं कि भाई ये नियम, ये हमारी प्रथाएं हैं, ये हम सदियों से ये वैल्यूज, ये बिलीव्स, ये धर्म को अपना रहे हैं, तो ये सुझाव। उसके बाद सहानुभूति। सहानुभूति भी समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण ढंग है, जिसमें व्यक्ति समाज में रहता है, समाज के लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाता है, कौन उसका अपना है, लगाव, अपनापन, ये सारी चीजें क्या है हमें समाज सिखाता है। जैसे देख लीजिए, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर क्या है हम एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, सहानुभूति देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम क्या है अपनी सोसाइटी से सीख रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी की डेथ पे हम शोक मना रहे हैं, ये सोसाइटी से पता लगा हमें। दूसरा क्या है, अगर किसी का जन्म होता तो हम उत्सव मना रहे हैं, ये भी हमें। तो हमारे क्या लगाव, क्या अपनापन है, कहाँ पर हमें सहानुभूति व्यक्त करनी, ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता लगी, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोसेस। और फिर लैंग्वेज सीखता है बच्चा, ये भी अपने कल्चर से ही सीखता है, ठीक है। तो ये था हमारा सोशलाइजेशन का। अब सोशलाइजेशन हमें किसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है, नेबरहुड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। हमारे ये पूरा टॉपिक है इनका, जेबीटी वालों में भी। ठीक है, तो नेबरहुड से कैसे है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। कम्युनिटी वाला है, हाँ नेबरहुड वाला, कि आस पड़ोस, परिवार, धार्मिक समूह तथा अन्य कार्य समूह का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन? डिस्क्राइब द नेबरहुड, एक्सटेंडेड फैमिली एंड रिलीजियन ग्रुप एंड देयर सोशलाइजेशन फंक्शन। सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? आपके आस पड़ोस, परिवार और उनके सामाजिक कार्यों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है, ठीक है। और एक टॉपिक है फिर आपका म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मैन एंड सोसाइटी। अब मुझे बताओ, कल ये कौन सा बच्चा करके लाएगा नेबरहुड के ऊपर? हमको तो बुक ही नहीं है मैम, तो कैसे करेंगे? कोई बताओ बात नहीं शिल्पी, कोई बात नहीं, मैंने तो चॉइस दी है, जिसका मन करे वो बोल सकता है, मैंने तो आपको बोला ही नहीं। बोल रहा हूँ हमको बुक नहीं है तो कैसे